Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, agriculture. Students, I hope you all are very well aware about the word agriculture. If not, after completing this chapter you will well versed. But the thing is that more than 60% of Indian population is dependent on agriculture only. तो ये बिल्कुल नया या रॉ टॉपिक नहीं है जो तुमने पढ़ा ही नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, कहीं ना कहीं आप लोग इसके साथ एसोसिएट करते होंगे. आप एसोसिएट नहीं करते होंगे तो फैमिली में कोई एसोसिएट करता होगा, नहीं? सो स्टूडेंट, ये जो वर्ड है एग्रीकल्चर, इसका जो रूट वर्ड है या जो इसका ओरिजिन है वो किस लैंग्वेज से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से हुआ है. जो वर्ड था एजर या एगर, जिसका मतलब होता था फील्ड, और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्चर. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का मतलब हुआ टिलिंग ऑफ फील्ड. फील्ड को आप टिल कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? एग्रीकल्चर. आप फील्ड को टिल कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें क्रॉप ग्रो करना है, इसी को क्या बोलेंगे बच्चा? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर रेफर्स मेनली टू टिलिंग ऑफ फील्ड फॉर ग्रोइंग एग्रीकल्चर. पर एग्रीकल्चर इतना छोटा सा एरिया नहीं है बच्चा, एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड है. एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूड है बच्चा रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. अगर आप लाइव स्टॉक को रेयर कर रहे हैं, काऊ है, बफेलोज हैं, इवन गोट्स हैं, शिप्स हैं, तो वो सब भी किसके अंदर ही आएंगी बच्चा? एग्रीकल्चर के अंदर आएगी. जैसे रेयरिंग ऑफ कैटल, शिप, गोट, पिग, हॉर्सेस. यस, पिग, हॉर्सेस, कैमल, चिकन, डक्स and even fish. These all come under a same roof, that is agriculture. सिल्कवॉर्म, हनी बीज भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है. तो आई बात समझ में बच्चा? सिर्फ टिलिंग ऑफ फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ये बहुत नैरो डेफिनेशन हो जाएगी एग्रीकल्चर की. ब्रॉडली इट इंक्लूडेड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जस्ट सच एज कैटल, शिप, गोट, पिग, हॉर्स, कैमल, चिकन, डक्स, फिश, सिल्कवॉर्म एंड हनी बीज. कुछ टाइप है एग्रीकल्चर के जिनके स्पेशल नेम्स हैं, जैसे कि अगर आप फिश ब्रीडिंग करते हैं तो उसे बोला जाएगा पिशिकल्चर. अगर आप रेयर करते हैं सिल्क वॉर्म को, एंड इफ यू आर रेजिंग सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इफ यू आर रेजिंग सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, इज कॉल्ड सेरिकल्चर. अगर आप सिल्क का कीड़ा बड़ा कर रहे हो सिल्क पाने के लिए तो वो सेरिकल्चर है. मछली पालन में हो तो पिशिकल्चर में हो. अगर आप हनी बीज को अपने पास रख रहे हो मतलब आप एपीकल्चर में हो. एपीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कीपिंग बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी. ग्रोइंग ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर. अगर आप ग्रेप्स ग्रो कर रहे हो वाइन बनाने के लिए, किसी भी तरीके से अगर आप अंगूर ग्रो कर रहे हैं, ग्रेप्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर जाएगा? विटिकल्चर के अंदर जाएगा. फ्लावर एंड वेजिटेबल फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं तो आप हॉर्टिकल्चर हैं. तो इस तरीके से स्पेशल नेम के एग्रीकल्चर में हमने पहले देखा पिशिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश, सेरिकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, एपीकल्चर कीपिंग हनी बीज, विटिकल्चर growing of grapes, horticulture flowers, vegetable and fruits, farming in which only natural method of manuring and pest control are used, and the plant and animal race. बच्चों, वो फार्मिंग जहाँ पर नेचुरल मेथड यूज होती है मैन्योरिंग की, पेस्ट कंट्रोल की. पेस्ट कंट्रोल करना है तो भी नेचुरल मेथड का यूज करोगे. मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना है तो वो भी नेचुरल तरीकों से ही बढ़ाओगे. ठीक है, प्लांट एनिमल को यूज करोगे, रेस करोगे. प्लांट्स और एनिमल्स को आप यूज़ करेंगे वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है. जैसे बीटी बैगन वगैरह आए थे, या हम लोग बोलते हैं ना कि इस ब्रीड का हमें डॉग चाहिए, इस ब्रीड का हमें ऑक्स चाहिए. तो ब्रीडिंग, नेचुरल जो ब्रीडिंग थी, नेचुरल ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग, जिनमें कोई भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं किया है हो, आप अगर ऐसे ही प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ऐसे किसी एनिमल को रेयर कर रहे हैं टू इम्प्रूव द यील्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बच्चा natural manure, natural pest control, विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ एनी जेनेटिकल ऑर्डर. अगर आप किसी प्लांट और एनिमल को यूज़ कर रहे हो तो आप किस में बच्चा? ऑर्गेनिक फार्मिंग में. एग्रीकल्चर सोर्स है बच्चा लाइवलीहुड का फॉर अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है, इंडिया में तो 60% लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं. पर अगर हम पूरे वर्ल्ड का एवरेज निकालें तो इट्स वर्ल्ड हाफ पॉपुलेशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली.
दिस चैप्टर डील्स मेनली विद क्रॉप कल्टीवेशन। इस चैप्टर में हम क्रॉप कल्टीवेशन की बात करेंगे, विच इज द चीफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो एक चीफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप कल्टीवेशन, वो कौन से फैक्टर हैं बच्चा जो क्रॉप कल्टीवेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है प्रभावित करना। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ओनली ऑन एरेबल लैंड। क्रॉप सिर्फ कहाँ ग्रो की जा सकती है बच्चा? एरेबल लैंड पे। सच लैंड, एज यू नो, इज नॉट फाउंड एवरीवेयर। जो बच्चा ये अरेबल लैंड है, ये हर जगह तो नहीं मिलेगी वर्ल्ड में। इवन वेयर अरेबल लैंड इज अवेलेबल, देखो अगर कहीं अरेबल लैंड अवेलेबल भी हुई तो जो क्रॉप हमें उस पर ग्रो करनी है वो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जैसे कि क्लाइमेट। अगर हम अगर एप्पल की बात करते हैं, जैसे इंडिया में एप्पल की बात करते हैं, तो बेटा एप्पल जो होता है वो कहाँ पर ग्रो होता है? जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होता है। इस एरिया में ग्रो हो पाएगा क्योंकि उसे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। वहीं पर कोकोनट इस कोस्टल एरिया में ग्रो कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसे सेलाइन वाटर चाहिए, सेलिनिटी चाहिए पानी में, जब वो ग्रो कर पाएगा। तो कोकोनट बच्चा यहीं ग्रो कर पाएगा और एप्पल यहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात हुई एरेबल, हमने 3-4 बार एरेबल एरेबल वर्ड देखा। तो एरेबल का मीनिंग क्या होता है? द लैंड विच इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, वो ज़मीन जिस पे एग्रीकल्चर ठीक से हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एरेबल लैंड। एरेबल लैंड होने के बावजूद भी आप क्या प्रोड्यूस कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, ये वहाँ के क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, सॉइल और कुछ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि मैकेनाइजेशन कितना है, कैपिटल कितनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। दीज ऑल द फैक्टर्स विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन एरिया। सो स्टूडेंट फर्स्ट विल डिस्कस फिजिकल फैक्टर्स। पहला फिजिकल फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलरली क्लाइमेट में भी पर्टिकुलरली टेम्परेचर, रेनफॉल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चा क्रॉप कल्टीवेशन को। जैसे कि अगर हम राइस और शुगर केन की बात करें, इसे वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो ये ट्रॉपिक्स में ग्रो होगा। अब जैसे क्रॉप की बात करें, अब हम वीट, शुगर बीट, दैट रिक्वायर कूलर क्लाइमेट। वीट, शुगर बीट, इन्हें क्या चाहिए बच्चा? अब बच्चा वीट तो आपको पता है गेहूं को बोलते हैं, पर ये शुगर बीट किसको बोलते हैं? शुगर बीट भी जैसे शुगर कैन आता है उसी की तरह शुगर बीट भी आता है, इससे भी शुगर ही प्रोड्यूस होती है। इससे कूलर क्लाइमेट चाहिए। अभी हमने शुगर कैन को देखा, राइस को देखा, दे रिक्वायर्ड वार्म क्लाइमेट, इन्हें वार्म क्लाइमेट चाहिए तो ये ट्रॉपिक्स में ग्रो होंगे। बीट और शुगर बीट को कूलर क्लाइमेट चाहिए तो ये टेम्परेट रीजन में ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे। अगेन एज राइस नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्लेंटी में वाटर चाहिए, तो ये वेट एरियाज में ग्रो होगा। मिलेट्स ड्राई एरिया में ग्रो हो सकती है, वेयर देयर इज नॉट इनफ वाटर टू राइस। जब जितना राइस को वाटर चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है तो आप मिलेट्स ग्रो कर दो। शुगर बीट और वीट को ग्रो करने के लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए तो इन्हें ट्रॉपिक्स मतलब टेम्परेट रीजन में ग्रो कर दो। ट्रॉपिक्स में आप राइस और शुगर केन को ग्रो कर सकते हो क्योंकि इन्हें वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का रोल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ओके, और क्लाइमेट में भी बेसिक एलिमेंट कौन से बच्चा? टेम्परेचर, रेनफॉल, टेम्परेचर, रेनफॉल। नाउ लैंड फॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मतलब प्लेन्स हैं कि प्लेट्यूज हैं कि माउंटेन्स हैं, वो लैंडफॉर्म्स, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन्स। हाँ, तो क्रॉप कल्टीवेशन बच्चा ग्रेटली इस बात से भी इफेक्ट करता है कि वो आप किस लैंडफॉर्म में है। प्लेन्स बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए। प्लेन्स में एलुवियल सॉइल होती है या विंड ब्लोन डिपॉजिट्स होते हैं। प्लेन्स में विंड ब्लोन डिपॉजिट्स होते हैं, हवा द्वारा बनाए गए बड़े बड़े डिपॉजिट। एलुवियल सॉइल होगी जो कि फर्टाइल सॉइल होती है और इजीली उसके ऊपर आप फ्लो कर सकते हैं। प्लेट्यूज ज़्यादा सुटेबल नहीं होते हैं क्रॉप ग्रोइंग के लिए क्योंकि यहाँ पर हार्ड रॉक्स होती हैं और उनको प्लो करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप प्लेन्स में हैं बच्चे तो वहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी जिसको आप इजीली प्लो कर सकते हैं, जिसकी प्लो का मतलब होता है हल। कुछ लोग इसे प्लग भी बोलते हैं, प्लो प्लग। हाँ, हल इजीली चला सकते हैं। पर वहीं पर अगर हम बात करें प्लाटू रीजन की तो वहाँ पर हल चलाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रॉक्स है। माउंटेन्स में लैक्स लेवल लैंड, माउंटेन्स में लेवल लैंड नहीं होती है ना, थिन सॉइल होती है। हज दे आर नॉट आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो भैया माउंटेन्स पे भी हम क्रॉप तो ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है बात।
सम क्रॉप्स जैसे हाउएवर लाइक टी फॉर विच वाटर लॉजिंग इज हार्मफुल। टी जो होती है बेटा, चाय की पत्ती, चाय तो आप सब लोगों ने पी होगी एक ना एक बार। तो जो टी होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर लॉजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। तो वो माउंटेन स्लोप्स बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि माउंटेन का स्लोप जो है ये पानी को बहने के लिए रास्ता दे ही देगा। और हमारा टी की क्रॉप क्या बोलती है कि वाटर लॉजिंग ना हो, पानी भरा ना रहे। तो वैसी बात है, माउंटेन में भरा नहीं रहेगा। तो जहाँ माउंटेन सुटेबल लोकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए, वहीं पर टी के लिए सबसे सुटेबल प्लेस होते हैं। तो एक और फैक्टर है जिसे हम बोलेंगे लैंडफॉर्म। देन सॉइल, मिट्टी कौन सी है? सॉइल बोले तो मिट्टी। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो अलग अलग सॉइल में अच्छे से ग्रो होती हैं। जैसे कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, ब्लैक लावा सॉइल में, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू में है। राइस को एल्यूवियल सॉइल चाहिए जो गंगा बेसिन में मिलेगी, तो राइस ग्रो होगा गंगा बेसिन में, डेक्कन प्लेट्यू में ग्रो होगा कॉटन। नाउ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब हम किसको पढ़ेंगे बच्चा? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आएंगे बच्चा कौन कौन सी चीज़ें? फार्मिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम यूएसए की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूएसए में टेक्नोलॉजी जो है फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई है, हाईली टेक्नोलॉजिक, हाँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं यूएस के फार्मर्स। ठीक है। पर वहीं इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फार्मिंग की प्रैक्टिस में अभी भी उतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं आया है। तो वो कंट्री जो फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का भर भर के यूज़ करेगी, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप कल्टीवेशन को, उसमें इंपॉर्टेंट है फार्मिंग टेक्नोलॉजी। वेर एवर प्रिमिटिव फार्मिंग मेथड्स एंड आउटडेटेड इम्प्लीमेंट्स, प्रिमिटिव मतलब पुरानी फार्मिंग करने की जो मेथड थी हमारी, इम्प्लीमेंट आउटडेटेड, जैसे अगर मैं हल की बात करूँ, हल जिसको इंग्लिश में प्लो बोलते हैं, ये भी आउटडेटेड मेथड है प्लो का यूज़ करना। अब हमें किसको यूज़ करना चाहिए बच्चा? कल्टीवेटर को, जो ट्रैक्टर में लगा आता है ना। आप लोगों ने ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ऐसे, ये टिलिंग के लिए यूज़ होता है, इसको बोलते हैं कल्टीवेटर, ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है ना। तो आप हल्का यूज़ करोगे, एक बार में इतनी ज़मीन को आप प्लो कर पाओगे। इसमें देखो एक साथ में कितनी सारी ज़मीन प्लो हो जाती है। तो आपको आउटडेटेड इम्प्लीमेंट को यूज़ नहीं करना है, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करना है। क्रॉप यील्ड ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो ही जाएगी इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ टेक्नो सीवी इंस्ट्रूमेंट इन एग्रीकल्चर। एक और इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, वो है कैपिटल बच्चा। कितना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर कोई मार्जिनल फार्मर है तो उसके पास इतनी इनकम नहीं होगी कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद ले, उसके पास हार्वेस्टर हो, तो वो ओल्ड मेथड को यूज़ करेगा। तो बच्चा आपको मशीनरी तो खरीदना ज़रूरी है ही, सीड्स खरीदने, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको अपनी क्रॉप यील्ड बढ़ानी है, अगर आपको खेतों से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो आपके पास इरिगेशन हो, सीड्स हों, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अदर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दैट हेल्प टू इंक्रीज, एक और इकोनॉमिक कंडीशन है जो आपको हेल्प कर सकती है इंक्रीज करने में, स्टेबल गवर्नमेंट। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, सोशल हार्मनी होगी, गुड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देगी, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देगी, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS ऐसी स्कीमें लेके आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ ही जाएगी। नॉट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर की टाइप की बात करें तो बच्चा वो एक्सटेंसिव हो सकता है और इंटेंसिव हो सकता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ये वो सिस्टम है एग्रीकल्चर का जहाँ पर जो लेबर का अमाउंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो बहुत स्मॉल होता है टू द एरिया बीइंग कल्टिवेटेड। जितने एरिया पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में लेबर और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो थोड़ी सी स्मॉल है। ठीक है बात। ये वो कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है बच्चा? स्पार्स पॉपुलेशन। स्पार्स पॉपुलेशन जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, वहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का यूज़ हो रहा है। जहाँ पर जिस तरीके से एग्रीकल्चर की जा रही है उसे क्या बोला जाता है बच्चा? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। फिर से सुनना ध्यान से, जहाँ पर स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होगा।
जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फूड की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, ज़मीनें बहुत बड़ी-बड़ी अवेलेबल हैं, फार्म का साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब पर पर्सन जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। फूड की डिमांड बहुत कम है क्योंकि पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है। जितनी भी फॉर्म अच्छा हाँ, द लैंड इज़ यूजुअली कल्टीवेटेड वंस इन अ ईयर, साल भर में एक ही बार लैंड को कल्टीवेट करते हैं। मोस्ट फार्म ऑपरेशंस आर मैकेनाइज्ड। फार्म के जो ऑपरेशन हैं वो मैकेनाइज्ड होते हैं, मशीनों से होते हैं। टू कॉम्पनसेट फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पर काम करने वाले वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत कम लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। इसीलिए सारा काम कौन करती है बच्चा? मशीनें करती हैं। ठीक है बात। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में आप लिखोगे कि यहाँ पर लैंड एरिया अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेबर कम एम्प्लॉयड हैं, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, जितना भी काम होता है वो मैकेनाइज्ड फैशन में होता है बिकॉज लेबर्स आर नॉट अवेलेबल इजीली। वन मोर थिंग इज देयर दैट इज दे दिस टाइप ऑफ लैंड इज डन वंस इन अ ईयर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन वंस इन अ ईयर, एक ही बार साल भर में एक ही बार ये लोग कल्टीवेशन करते हैं। ऐसे का जस्ट अपोजिट है इंटेंसिव। इंटेंसिव कहाँ पर होता है बच्चा? जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो, यूपी बिहार जैसा एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होगा? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो लेबर का अमाउंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये बहुत ज़्यादा है। जिस एरिया को आप कल्टीवेट कर रहे हो, एरिया छोटा है, पैसा बहुत लग रहा है, लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि लैंड एरिया कम अवेलेबल है और फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। वेयर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड इज अवेलेबल, छोटी छोटी ज़मीनें अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी डिमांड, फूड की बहुत बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए। फूड की डिमांड ज़्यादा है, ज़मीनें कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा। दो फार्म्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज, फार्म छोटे छोटे साइज की होती हैं। जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है गुड सीड खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, इरिगेशन देने में, वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। देखो, जो आपके खेतों का साइज़ है, फार्म का साइज़ है, वो तो बहुत ही छोटा है। पर उतने छोटे साइज़ के लिए भी जब आप खाद, बीज मतलब सीड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जब लेने जाएँगे तो वो आपको थोड़ी-सी महँगी होती है। इसलिए लिखा है कि लॉट ऑफ कैपिटल। 2 और मोर क्रॉप्स आर रेज़्ड एनुअली फ्रॉम द सेम प्लॉट, एक ही प्लॉट से 2 या 2 से ज़्यादा फसलें निकाली जाती हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टीवेशन, अगर हम कल्टीवेशन के ऑब्जेक्टिव को देखें तो एग्रीकल्चर के फिर से 2 टाइप हैं कल्टीवेशन के हिसाब से, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। कल्ट ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से कल्टीवेशन किया जा रहा है, इसके बेसिस पे हम कल्टीवेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चा? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस होता है जहाँ पर फार्मर्स पुअर होते हैं, उनका जो प्लॉट का साइज़ है वो छोटा है, फार्मर पुअर हैं, स्मॉल साइज प्लॉट है। दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ देयर फैमिली। फार्मर्स पुअर हैं, जो फार्म का साइज़ है वो स्मॉल है, प्लॉट का जो साइज़ है वो स्मॉल है, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनरीज खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। ये उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ, और कई बार वो भी पॉसिबल नहीं होता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस होती है जहाँ पर फार्मर पुअर है, जो प्लॉट्स हैं स्मॉल हैं, वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनकी फैमिलीज़ की नीड सपोर्ट हो जाए। हार्डली एनी सरप्लस सेल होती है, हार्डली दे हैव एनी सरप्लस फॉर सेल। जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना इनका खुद की नीड को पूरा कर जा के लिए ही हो पाता है। ये बहुत ज़्यादा इनके पास सरप्लस में बचा हुआ अनाज नहीं बच पाता है जिसके मार्केट में सेल कर पाए। प्लॉट्स बहुत स्मॉल हैं, द प्लॉट्स आर टू स्मॉल फॉर द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन लाइक ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। प्लॉट का साइज इतना छोटकू सा है कि उसके ऊपर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैनुअल लेबर ज़्यादा लगती है गुड यील्ड के लिए। इरिगेशन समटाइम्स अवेलेबल होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में फार्मर रेनफॉल पर डिपेंड करता है। मोस्ट सब्सटेंस फार्मर्स कैन नॉट बाय गुड सीड्स, और जो छोटे किसान होते हैं ये अच्छी सीड्स को भी बाय नहीं कर पाते।
फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इसीलिए इनका यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक तो ज़मीन का साइज़ छोटा, इतना छोटे साइज़ में ट्रैक्टर हार्वेस्टर का यूज़ नहीं करोगे तो आप लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है जिससे आप गुड क्वालिटी सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड खरीद पाएँ। बच्चा, ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इंक्लूड सम सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट आर नॉट सेडेंटरी। मतलब ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसमें कुछ इस टाइप की फार्मिंग होती है कि जो बहुत टाइम तक आप नहीं कर सकते हो। सेडेंटरी मतलब जो बहुत लॉन्ग टर्म तक ना चल पाए। इस सिस्टम में जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो परमानेंटली कैरी नहीं की जा सकती कुछ साइट्स पर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नोमैटिक हर्डिंग, मतलब आप अपने हर्ड्स के साथ, हर्ड्स मतलब अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉडर। फॉर द पर्पस ऑफ फॉडर, फॉडर मतलब घास चारा, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह करते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब आप एक प्लॉट पे गए, एक फॉरेस्ट को आपने जलाया, उसकी जो फॉरेस्ट जलाने के बाद जो एशेस थी उसको इस मिट्टी में मिला दिया। फिर यहाँ पर 2 साल एग्रीकल्चर किया, 2 साल के बाद आपने देखा कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही, आप दूसरे प्लॉट पे चले गए, वहाँ पर आपने फिर पेड़ जलाए, फिर इन एशेस को मिला दिया। एशेस में मतलब राख में होता है पोटाश। फिर 2 साल खेती की, फिर कहीं और चले गए। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग किसका एग्जाम्पल है बच्चा? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हर्डिंग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के पार्ट है विच हैव बीन यूज सिंस एंशिएंट टाइम। इन दोनों ही सिस्टम को बहुत एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ट्राइबल कम्युनिटी या ट्राइबल पीपल यूज करते हैं, कहाँ पर? जो कि हिली और फॉरेस्टेड रीजन में रहते हैं। इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो लैंड का प्लॉट है उसे पहले क्लियर किया जाता है, शॉर्ट पीरियड तक उसमें कल्टीवेशन होता है। जैसे जैसे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है प्लॉट की, तो ये लोग उसको अबेंडन छोड़ देते हैं। अबेंडन करना मतलब छोड़ देना। और कल्टीवेटर मूव्स टू न्यू प्लॉट, और न्यू प्लॉट पे पहुंच जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड सेशन बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आएगी, जिसमें कि वेजिटेशन को कट डाउन किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, प्लॉट को क्रिएट किया जाता है, और जो एशेस, जो राख बचती है, उसको सॉइल में मिला दिया जाता है, जिससे सॉइल एनरिच हो जाती है, पोटाश मिल जाता है सॉइल को। मोस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट्स यूज इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आर प्रीमेटिव। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सारे प्रीमेटिव, पुराने हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मिल्पा मेक्सिको में, लद्दाख मलेशिया में, रोका ब्राज़ील में। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है बच्चा? ये सिस्टम है जिसके अंदर आप एनिमल रेयर करते हो बाय अलाउइंग देम, जिनको आप अलाउ कर देते हो कि वो ग्रेस करें, घास खाएं। और नेचुरल वेजिटेशन, वो अपने हर्ड्स को नेचुरल वेजिटेशन पे ग्रेस करने देते हैं। जो हर्डर होते हैं डज नॉट ग्रो एनी फॉडर, वो खुद से कोई घास नहीं उगा सकते हैं। जो घास ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल होती है वो उसके ऊपर ग्रेजिंग करवाते हैं। वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ पास्चर। पास्चर मतलब हरी घास की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट ऑन गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल। एनिमल की ब्रीडिंग पे ऐसा कोई ध्यान नहीं था। गुड क्वालिटी फॉडर मिलेगा तो अच्छा दूध होगा, मतलब मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा अगर उन्हें गुड क्वालिटी फॉडर मिलेगा तो। मीट आर यूजुअली लो, बीइंग जस्ट इनफ टू मीट द हर्डर्स ओन। हर्डर्स की नीड पूरी हो जाए बस इतना ही मीट मिलता है उसको। द मनी फॉर बाइंग अदर नेसेसिटीज ऑफन कम्स फ्रॉम सेल आइटम्स मेड फ्रॉम स्किन। और अच्छा, दूसरा पैसा कहाँ से आता है दूसरी नीड्स के लिए? तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनके पास आइटम्स होते हैं सेल्स के, जैसे कि स्किन, वूल, अगर आपके पास शिप होगी तो वूल होगा, स्किन, बोन्स ऑफ एनिमल, इन सबको ये सेल करके अपने अदर एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। एनिमल जो रेस की जाती हैं इन लोगों द्वारा वो है कैटल, शेप, गोट, कैमल एंड याक। ना कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है बच्चा? जब आप क्रॉप्स को ग्रो करो मेनली फॉर सेल। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब है यू आर ग्रोइंग क्रॉप फॉर द पर्पज ऑफ सेल। द कंप्लीट एंटायर फोकस इज ऑन सेल। जनरली जो फार्मर होता था वो स्पेशलाइज होता है एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करने के लिए। फार्मिंग इज़ हाईली ऑर्गेनाइज, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से फार्मिंग होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की कमर्शियल फार्मिंग या कमर्शियल एग्रीकल्चर हैं: प्लांटेशन, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग,
कौन कौन से बच्चा? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड रैंचिंग। तो बच्चा जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चरिस्ट एक टाइप की क्रॉप ग्रो करने के लिए। यह आइडिया ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। इसके एग्जांपल हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, रैंचिंग। पहले हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है बच्चा यूजुअली कैरी आउट होती है लार्ज साइंटिफिकली मैनेज्ड फार्म। वो फॉर्म्स जो साइंटिफिकली मैनेज्ड हैं, बहुत बड़े हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। मशीन्स का यूज़ होता है फार्म ऑपरेशंस में, जैसे स्टोइंग, थ्रेशर, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। क्योंकि बहुत कम लोग ये काम करने के लिए तो हमें मशीन से काम करना पड़ता है। जस्ट फ्यू पीपल कैन मैनेज अ लर्न फार्म। थोड़े से लोग बहुत बड़े बड़े फार्म को मैनेज कर लेते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। सीरियल्स ग्रो होती हैं, कुछ क्रॉप है जो यहाँ पर कल्टीवेट होती हैं। या तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी यहाँ पर होती है। यूजुअली सीरियल्स आर ग्रोन। क्या ग्रो होती हैं? सीरियल्स ग्रो होती हैं। समटाइम्स क्रॉप कल्टीवेशन। वैसे तो सीरियल्स ही ग्रो होंगे पर कई बार क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पर होता है एक ही फॉर्म पे। बेसिक एम है सीरियल, पर कई बार क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। इसी को हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स फार्मिंग और व्हाट यू नो अबाउट मिक्स फार्मिंग, तो क्या लिखोगे? यूजुअली सीरियल्स आर ग्रोन, समटाइम्स क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड ऑन द सेम फॉर्म एंड इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। कुछ फार्मर फ्रूट ग्रो कर देते हैं, फ्लावर ग्रो कर देते हैं, वेजिटेबल्स, जिससे कि वो अर्बन मार्केट के नीड्स को पूरा कर पाएँ, और इसी को बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग। अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर टी, कॉफ़ी, कोकोआ, ऑयल पाम, रबर ग्रो की जाती है। प्लांटेशन में क्या क्या ग्रो किया जाएगा बच्चा? टी, कॉफ़ी, कोकोआ मतलब जिससे चॉकलेट बनती है ना आपकी, डेयरी मिल्क एंड ऑल, ऑयल पाम और रबर। इतनी सारी चीज़ें ग्रो होती हैं प्लांटेशन में। ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े स्टेट्स में होती हैं। स्टेट मतलब अब आप ऐसा नहीं बोलना कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बड़ा है तो वो स्टेट्स में होगी, वो स्टेट की बात नहीं है। स्टेट मतलब बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं उनमें, इन्हीं को हम प्लांटेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर। बहुत सारा पैसा लगेगा लेबर में, कैपिटल में, क्योंकि फार्म का साइज बहुत बड़ा होता है। जो फार्म होता है, जो प्लांटेशन का जो फार्म होता है वो बड़े एरिया में फैला होता है। हैविंग हाउसेज एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर। देखो बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर वर्कर्स की फैसिलिटीज़ दी जाती है, वहाँ पर हाउसेज बना दिए जाते हैं। यूजुअली एक सिंगल क्रॉप ग्रो होती है। वर्क ऑन प्लांटेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज इन फैक्ट्री। प्लांटेशन में जो वर्कर्स का काम है वो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जैसे फैक्ट्रीज में है। एज द क्रॉप इज प्रोसेस्ड ऑलमोस्ट होली ऑन द प्लांटेशन itself. नाउ रैंचिंग, द रेजिंग ऑफ एनिमल्स प्राइमरली फॉर सेल। एनिमल को ग्रो करना, एनिमल को रेयर करना, रेस करना, सिर्फ उनको मार्केट में सेल करने के लिए ऑन अ लार्ज फार्म, बड़े से फार्म पे एनिमल्स को रखना, उनको ब्रीड कराना सो दैट यू कैन सेल इट इज़ कॉल्ड रेंचिंग। ये जो रेंच होते हैं और जो फार्म होते हैं साइंटिफिकली मैनेज किए जाते हैं। इसमें पास्चर लैंड होती है, मतलब बहुत सारी ज़मीन होती है जिसमें कि घास लगा होता है। बिल्डिंग टू हाउसेस पीपल एंड एनिमल्स। रैंचेस में हमारे रहने के लिए भी घर होते हैं और एनिमल्स के रहने के लिए भी जगहें अवेलेबल हैं। डेयरी फार्मिंग की अगर हम बात करें तो जो कमर्शियल रेजिंग है मिल्च एनिमल्स की, जैसे कि काउ, बफेलोज दैट गिव मिल्च एनिमल, मतलब जो हमें दूध देते हैं, जो हमें मिल्क देते हैं, इज़ नोन एज डेयरी फार्मिंग। जब आप कमर्शियली रेज करें milch animals go so that you have milk to sell in the market, it is called dairy farming. This type of farming is usually intensive, ये usually intensive level पे ही होती है, highly specialized होते हैं, और जो main product होता है वो होता है milk, butter, cheese, paneer, etc. So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.